दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम में। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो कि इस पैंडेमिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे ओरल हाइजीन के ऊपर, डेंटल इश्यूज के ऊपर। आज हमारे बीच इस अवेयरनेस सेशन में जाने माने डेंटल सर्जन और इम्प्लांटोलॉजिस्ट डॉक्टर कुबेर सूद मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। आजकल हम जैसे ओरल हाइजीन के बारे में बात करें, अपने मुंह के जो हम कहते हैं कि बैड ब्रेथ आती हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सर सबसे पहले ये ओरल हाइजीन होती क्या है? सर ओरल हाइजीन मेरे लिए एक कोटेशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती है। मैंने बहुत साल, ऑलमोस्ट 25 साल पहले ये कोटेशन पढ़ी थी कि माउथ इज द गेटवे ऑफ बॉडी एंड टीथ आर द सोल्जर्स ऑफ दिस गेटवे। मतलब कि जो मुंह है वो पूरे शरीर का द्वार है। इनलेट तो यही है, या तो नाक सांस लेते हैं तो आपको पानी, अगर नाक से पानी भी अंदर ले जाएंगे लंग्स पे जाके रुक जाएगा। कंप्लीटली बॉडी के अंदर कोई भी चीज एब्जॉर्ब होनी है उसे मुंह से ही जाना है। तो जो माउथ होता है ना सर, वो पूरी की पूरी आपकी पूरी जनरल हेल्थ का एक रिफ्लेक्शन होता है। व्हाट आई हैव सीन इज पीपल हु डोंट हैव डेबिलिटेटिंग डिजीजेस लाइक diabetes, thyroid, heart problems, they usually tend to have better teeth. तो oral hygiene जब हम बोलते हैं, oral hygiene means it includes that you brush 2 times in a day and visit your dentist every 6 months and make sure all your teeth work well for rest of your life. So teeth are the most important tools. जब आदमी ने कोई वेपन भी नहीं बनाया था, तो एक वेपन भगवान ने उसको दिया था, दांत। जी। तो teeth themselves are a weapon. Your tools, आप जैसे अपनी गाड़ी का संभाल रखते हैं, रख रखाव रखते हैं, वैसे ही आपको अपने दांतों का भी संभाल रखना पड़ेगा, रख रखाव रखना पड़ेगा। पर इंडिया के अंदर जब तक पेन ना हो, जब तक प्रॉब्लम ना हो, तब तक जल्दी डेंटिस्ट के पास जाने का लोग सोचते नहीं है। और इवेंचुअली जब तक आप पहुंचते हैं तब तक बहुत एक्सपेंसिव हो जाता सर जैसा भी आपने बात करी कि इंडिया में आपने बात करी लोगों की, तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आपके हिसाब से, मैं किसी संस्था का या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि डेंटल प्रॉब्लम्स का क्या स्टैट्स है हमारे इंडिया में और कितना हो सकता है आने वाले टाइम में? है। सर देखिए, मुझे प्रैक्टिस करते हुए 18 साल हो गए एंड आई सी ओवर 20 पेशेंट्स इन अ डे। So you'll be surprised that out of 20 patients in a day, सबसे ज्यादा जो चीज हमें प्रेजेंट करती है गम प्रॉब्लम्स, सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि 40% पेशेंट्स जो क्लिनिक पे आ रहे हैं वो अवेयर भी नहीं है कि उनके गम्स खराब होना शुरू हो गए। और गम्स खराब कैसे होते हैं? जैसे आपके कान में वैक्स जमती है, जैसे आपके आईज में डर्ट निकलती है, ऐसे ही एक टाइप का प्लाक बायोफिल्म दांतों के ऊपर भी होता है, जिसके ऊपर प्लाक और टार्टर जमने की टेंडेंसी होती है। कईयों की ये टेंडेंसी कम होती है, कईयों की ये टेंडेंसी ज्यादा होती है। ये टेंडेंसी जेनेटिक भी हो सकती है, सिस्टमिक भी हो सकती है, और टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से भी टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो जो सेकंड सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर जो प्रेवलेंट इश्यूज है, बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा प्रेवलेंट इश्यूज है नर्सिंग बॉटल केरिंग, जिसके अगेंस्ट तो मुझे लगता है एक इंडिया के अंदर कैंपेन ही होना चाहिए डेंटिस्ट के थ्रू कि कभी भी बच्चों को जब बॉटल फीड करें, प्लीज 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 विद फोल्डेड हैंड वी से नेवर पुट शुगर। हमें हमारे देश पैदा होते ही शहद चटा देता है बच्चे को। जी बिल्कुल। And a child's body does not require that sort of sugar. You have to understand a child's body is learning to process and trying to learn how to make energy even from protein. पर अगर आप उसे रॉ एनर्जी शुगर की दे देंगे, तो उसके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की जो क्षमता होती है बच्चों की, वो खराब कर देते हैं आप जल्दी। इसलिए आजकल आप देखते हैं कि जरा सा खाते हैं पेट ढीला हो जाता है, जल्दी टॉयलेट जाना पड़ता है। बच्चे ने कुछ ज्यादा खा लिया, टॉयलेट जा रहा है बार बार, क्योंकि आपने शुरू में ही शुगर इतना दे दिया बच्चे को कि आपने प्रोटीन डाइजेशन के जो एंजाइम्स हैं वो प्रैक्टिस नहीं हुए, बनने नहीं स्टार्ट हुए, और आपने शुरू से ही एक हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट कर दिया बॉडी के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि शुगर बिल्कुल ना दें, क्योंकि शुगर देने से सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नर्सिंग बॉटल केरीज। और ये स्पेसिफिकली दांतों, नीचे के दांतों को इफेक्ट नहीं करती है, बच्चों के आगे के दांतों को इफेक्ट करती है।
और आप सोचे कि अगर 10 बच्चे आते हैं तो 10 में से 3 बच्चे आज की डेट में नर्सिंग बॉटल कैरी से अफेक्टेड है। तो तो थर्टी सर परसेंट ऑफ आप अपने क्लिनिक में ज्यादातर क्या पेशेंट्स देखते हैं? एडल्ट ज्यादा देख रहे हैं, बच्चों को ज्यादा देख रहे हैं, या सीनियर सिटीजन ज्यादा देख रहे हैं? क्या आपको मैं मेरे मैं वैसे तो स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने पढ़ाई भी बहुत करी हुई है। आई एम ऑल्सो MSc PhD इन मेनी थिंग्स, पर आई कॉल माई सेल्फ एम स्पेशलाइज्ड जनरल प्रैक्टिस। So I have the adult population, the children population, the elderly, all coming to us. We are like a family dentist. I'm the third generation of dentist. So we are like a family dentist. So we cannot say no to a child or to an elderly patient. सर जैसे भी आपने कहा कि आप थर्ड जनरेशन, तो जाहिर सी बात है आजकल के जनरेशन में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत ग्रो कर रही बहुत है। हाई। तो सर हम आजकल देख रहे हैं डिजिटल, हर चीज डिजिटल हो गई है। इनफैक्ट हम अभी बिल्कुल। ले रहे हैं वो भी डिजिटल ही है, तो सब कुछ डिजिटल। तो सर डेंटल में या डिजिटल डेंटिस्ट्री की आज हम बात करें तो वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमने बहुत सुना है ये सर कैड के ऊपर, कैम के ऊपर, ये क्या चीजें हैं सारी? सर बहुत दुख की बात है, जब ये डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ था कंप्यूटर्स के अंदर, तो इंडिया वाज द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन और कंप्यूटर ट्रेनिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अपने को इमर्स कर दिया। इंजीनियरिंग में जबरदस्त रेवोल्यूशन आया था। और अब बात यह है कि यही डिजिटल अब हर हर फेज ऑफ लाइफ में है, फ्रॉम बुकिंग अ ट्रेन टिकट टू अ फ्लाइट टिकट एंड ऑल्सो गिविंग दिस इंटरव्यू। डेंटिस्ट्री के अंदर डिजिटल इज राइट देयर, राइट रेडी, और जबरदस्त एक्यूरेसी है डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर। जब आप डिजिटली कोई भी, आप सारा ह्यूमन एरर हटा सकते हैं, आपके अंदर कंट्रोल ज्यादा है, आपकी जो व्यूइंग पावर है, जहाँ पे एक आंख की मैग्नीफाइंग शक्ति खत्म हो जाती है, वहां पे डिजिटल डेंटिस्ट्री आगे टेक ओवर करती है। तो डिजिटल डेंटिस्ट्री को अगर आप बोलेंगे तो डिजिटल डेंटिस्ट्री स्टार्ट्स एज लाइक अ CPCT एंड एन OPG। आजकल सब डिजिटल फॉर्मेट आ गया है, तो ये थ्री डायमेंशनल, तीन तीन डायमेंशंस में देखने की आपकी आई साइट है। तो अगर कोई दांत टूटा है जो एक्सरे पे नहीं दिख रहा है, एक CBCT में दिख जाएगा। तो डिजिटल तो वहां से स्टार्ट हो गया। तो CBCT, intraoral scanners and lab. So fortunately in our practice we have a CBCT, we have two intraoral scanners जो impressions हम लेते हैं patient के, they are super accurate, तो there is no chance of error, no human error. अदरवाइज अगर हम एक रूटीन प्रोसीजर करते हैं तो उसमें 10 स्टेप्स होते हैं। अगर दुनिया का बेस्ट आदमी भी करेगा, अगर 1% एरर वो हर स्टेप पे करता है, तो क्यूमुलेटिव एरर 10% होता है। मतलब कि अगर डिजिटल डेंटिस्ट्री को हटा दिया जाए तो हर क्राउन और हर फिलिंग 10% इफेक्टिव ही बनती है। तो सर जाहिर अगर दुनिया के बेस्ट, अगर अगर इतनी डिजिटल डेंटिस्ट्री है तो महंगा भी होगा ट्रीटमेंट फिर तो पहले के मुकाबले, कॉस्टली भी सर होगा। लोग कॉस्टली है सर। मेरा वे ऑफ थिंकिंग और अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है। आई नो माय फ्रेंड्स, दे हैव इंक्रीज देयर चार्जेस जब वो डिजिटल को अपने क्लिनिक में इनकॉर्पोरेट करते हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि पेशेंट हमारे पास डिजिटल डेंटिस्ट्री नहीं कराने आया था, पेशेंट हमारी परफेक्शन को आजमाने आया था। तो जब पेशेंट हमारी परफेक्शन को आजमाने आया हुआ है, तो दीज आर माय टूल्स। सो आई डोंट लाइक टू चार्ज द पेशेंट फॉर दीज एक्सटेंशंस। ये मेरे हाथ है, दो दो भगवान ने दिए हैं और दो टेक्नोलॉजी ने दिए हैं। तो आई एम स्पेंडिंग फॉर माई हैंड। तो मैं पेशेंट से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता हूँ इस चीज का। ऑल्दो एक ट्रेंड है, क्योंकि डॉक्टर की इन्वेस्टमेंट होती है, तो डॉक्टर वांट्स टू ट्राई टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट। तो ऑफ कोर्स ये डेफिनेटली थोड़ा सर। एक्सपेंसिव है, तो ये भी बहुत थोड़ा अच्छी एक्सपेंसिव होता है। अच्छी बहुत आपकी सोच है, बहुत अच्छी आपकी थिंकिंग है। सर हमें ये बताइए कि आप डेंटल सर्जन के साथ साथ आपकी स्पेशलिटी है इम्प्लांट्स की, इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी हैं आप। तो सर बेसिकली इम्प्लांट्स है क्या, इसकी क्या इसकी नीड है, और हु आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस इम्प्लांट्स? देखिए, इम्प्लांट एक मेडिकल डिवाइस है जो आपके दांतों के रीजन में फिट किया जाता है, और जो एक दांत का फंक्शन पूरा कर सकता है। तो बेसिकली एक इम्प्लांट एक टाइटेनियम का एक स्क्रू होता है। मेरे को ये स्क्रू बोलना पसंद नहीं आता, क्योंकि स्क्रू बड़ा लेमैन टर्म है। तो एक्चुअली इट्स अ मेडिकल डिवाइस विच इज पुट इनटू योर बोन। आपकी बोन उसको रिस्पॉन्ड करती है, और वो मेडिकल डिवाइस आपकी बोन के साथ ज्वाइन कर जाता है।
उसे ऑसियो इंटीग्रेशन कहते हैं। एक बारी वो मेडिकल डिवाइस आपके बोन के साथ ज्वाइन हो गया, उसके ऊपर आप दांत बनाएंगे, सिंगल या मल्टीपल या ब्रिज, तो एक सेकेंड लीज ऑफ लाइफ जो है आपको मिलती है, जो कि एक डेंचर पेशेंट जो है वो एक तरह का हैंडीकैप होता है। जिन्होंने ये इम्प्लांट्स बनाए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा खोज क्यों करी और क्या सोच थी इसके पीछे। तो उन्होंने एक चीज बोली, आई डोंट वांट टू डाई लाइक माय फादर बिकॉज व्हेन ही डाइड हिज टीथ वर लाइंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है ना सर? तो दांत एक ऐसी चीज है जो जिंदगी के आखिरी दिन भी, आखिरी सांस से पहले भी इस्तेमाल हो। तो इस आजकल इम्प्लांट्स बहुत फेमस हो गए हैं। मेरे को याद है 2002 से मैं इम्प्लांट्स लगा रहा हूँ। उस टाइम पे मुझे पेशेंट के बहुत तरले करने पड़ते थे कि आप इम्प्लांट्स लगवाइए, अच्छी चीज है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम 2015 के बाद तो अब पेशेंट मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, हमें इम्प्लांट्स लगाने हैं। तो सर ऐसा एंड क्या चेंज हुआ, ऐसा क्या टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ या लोगों की समझ बढ़ गई, सर, क्या क्या ऐसा नहीं लगा? सर, अवेयरनेस 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 बढ़ अवेयरनेस गई। बढ़ी। क्योंकि मेरे को अभी भी याद है जब 2002 में मैं अकेला इम्प्लांट लगाता था, तो जब मैं पेशेंट को कंसल्ट करता था तो दूसरे डेंटिस्ट डिस्करेज कर देते थे उस पेशेंट को, क्योंकि वो इम्प्लांट्स नहीं लगाते थे। रीजन? और दैट इज द रीजन आई वेंट इनटू एजुकेशन। आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल फॉर फ्री, taking more seminars. I started working with implant companies. I wanted to train the younger dentists because they are little bit more daring. They want to prove themselves. So the younger dentist revolution जो हुआ है, उससे implants एकदम revolutionize हो गए। और यूजुअली एक अच्छी प्रैक्टिस जो होती है वो 200 से 300 इम्प्लांट्स एक साल में लगाते हैं। बाय गॉड्स ग्रेस वी आर पुटिंग समवेयर अराउंड 2000 इम्प्लांट्स एवरी ईयर, विच इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि कहते हैं इम्प्लांट पेशेंट के साथ आपकी शादी हो जाती है, बिकॉज वंस यू स्टार्ट द बिल्कुल बिल्कुल। ट्रीटमेंट ही इज योर पेशेंट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। Definitely, तो we can see the हाँ। example also. And one more thing I want to ask था कि हर चीज का देखिए कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है उसकी बात करें तो प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? हर एक तो चीज नहीं सूट सर। सबको, या सर मैं पेशेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है इम्प्लांट लगाने के लिए, क्या होगा? सर सबसे फॉर्चुनेटली सबसे अच्छी बात यह है कि टाइटेनियम से नोन एलर्जी बहुत 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 ही रेयर है। मतलब कि आज तक दुनिया में सिर्फ 2 रिपोर्टेड केसेस है टाइटेनियम के अगेंस्ट एलर्जी होने के। तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया कि ये ये डिवाइस हर किसी की बॉडी में लग सकता है। तो इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन है आपकी बोन कितनी है, आपकी बोन की क्वालिटी कितनी है, आपकी एज कितनी है, आपका ओरल हाइजीन कैसा है, आपका डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है, उसके ऊपर जो उसने टीथ बनाए हैं वो कितने अच्छी क्वालिटी के बनाए हैं। फिटिंग कोई भी पुर्जा, अगर आप गाड़ी का कोई नट भी ढीला छोड़ देंगे, वो एक साल नहीं तो 2 साल के बाद कभी ना आके वो प्रॉब्लम आएगी आएगी। सो इम्प्लांट के अंदर एक बेसिक रूल होता है, डबल चेक ट्रिपल चेक, एवरी टाइम कीप चेकिंग। सो हम लोग जब पेशेंट को कहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि आज से आपको 2 बारी ब्रश करना है। ये मेरा पहले ही बात होती है पेशेंट के साथ कि अगर आपने इस रास्ते पे चलना है, जो कि हर पेशेंट ही इस रास्ते पे चलना चाहता है, क्योंकि फिक्स दांत के साथ खाने का जो एंजॉयमेंट है वो कैन नॉट बी बीट। तो उनको सबसे पहले जो आपने पहले गलतियां करी हैं आज तक अपने दांतों की वजह से, जिसकी वजह से आपको दांत खोने पड़े, आपको अपने वे ऑफ लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। आपको ब्रश ज्यादा करना पड़ेगा, आपको कुल्ला ज्यादा करना पड़ेगा, आपको हर 6 महीने में आके अपना चेकअप करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक इम्प्लांट देते हैं तो वो अगले 10 ईयर्स के लिए एक तरह का पैकेज होता है कि उसके अंदर हम पेशेंट से किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज 10 साल तक नहीं लेते। तो कोई भी छोटी मोटी मेंटेनेंस, क्लीनिंग इश्यूज जो होती है वो हम ही लोग देखते हैं। तो सर इम्प्लांट से पहले और इम्प्लांट के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं आपको लगता है कि एक फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सर अगर? फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लांट का कॉन्ट्राइंडिकेशन है ही नहीं सर। अगर किसी की बोन में हीलिंग कैपेसिटी है तो इम्प्लांट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। तो बहुत रेयर होता है कि अगर किसी को बाइफॉस्फेनेट के इंजेक्शन लगे हो, जो कि आपके आर्थराइटिस में लगते हैं। किसी को बड़ा सिवियर आर्थराइटिस हो तो एक प्रॉब्लम वहां पर है। पेशेंट को अगर कैंसर हुआ हो पेशेंट को अगर कैंसर हुआ हो
अगर पेशेंट को कैंसर हुआ हो तो भी एक उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो वहां पे रीजनरेटिव प्रॉपर्टी बोन की कम हो जाती है, या किसी भी टाइप की बोन डिजीज हो। तो अगर किसी को बोन डिजीज नहीं है, एक शुगर के लिए थोड़ा सा, क्योंकि हीलिंग का मामला है, मैं हमेशा कहता हूँ HbA1c शुड बी लेस देन 7.2 टू अटेम्प्ट एन इम्प्लांट। एक मैजिकल नंबर है, कहीं लिखा नहीं है, पर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हीलिंग बहुत स्लो होती है। तो क्योंकि इम्प्लांट के अंदर हम एक छोटा सर्जिकल कट देते हैं, और अगर आप वेरी वेरी हाईली डायबिटिक हो गए तो वो भरना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो डायबिटीज इज वन एंड एक्सट्रीम बोन डिजीजेस इज टू। अदर देन दैट देयर इज नॉट मच ऑफ सर कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इम्प्लांट्स को लेकर ना एक छोटा सा टर्म है, मैं कहूंगा पेरी इम्प्लांटाइटिस, ये क्या होता है? सर पेरी इम्प्लांटाइटिस मतलब आप ऐसे सोचिए कि जैसे मसूड़ों के आगे दांतों के आसपास के मसूड़े सूज जाते हैं और उनमें बीमारी आ सकती है, और उस बीमारी की वजह से दांतों के आसपास हड्डी मर जाती है, तो उसे कहते हैं जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस। मतलब कि जो दांत है उसके आसपास का टिश्यू अगर लाल हो जाए, उससे ब्लड निकले, या उसमें से बदबू आए, या वो दांत हिलने लग जाए, तो उसे कहते हैं जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस। ऐसे ही इम्प्लांट के आसपास जो टिश्यू होता है, वो टिश्यू के ऊपर अगर दोबारा से बीमारी आ जाए, मतलब कि वसूड़ों की बीमारी आ जाए दोबारा से, तो इम्प्लांट भी फेल हो जाते हैं, तो उसे पेरी इम्प्लांट कहते हैं। जो कि सबसे बेहतरीन चीज ये है कि पेरी इम्प्लांटाइटिस के अंदर डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, सिर्फ पेशेंट का रोल नहीं है, क्योंकि अगर पेरी इम्प्लांटाइटिस होना है, उसका नंबर वन रीजन डॉक्टर ही है। तो कहीं पर एक्स्ट्रा सीमेंट छूट जाना क्राउन के नीचे इम्प्लांट के ऊपर लगाया, या इम्प्लांट के एंगुलेशंस ठीक नहीं करना, तो बाय गॉड्स ग्रेस आज तक मेरे को अपने किसी पेशेंट में 18 साल में पेरी इम्प्लांटाइटिस नहीं देखा। पर मैंने दूसरों के केसेस जिनमें पेरी इम्प्लांटाइटिस हुआ था, उनको ट्रीट किया है। पर पेरी इम्प्लांटाइटिस जब एक बारी इम्प्लांट पे शुरू हो जाए, तो आप सोच लीजिए कुछ ऐसी बीमारी है जो आज नहीं तो कल उस इम्प्लांट को बीमार कर देगी, और वो इम्प्लांट निकालना पड़ता है। तो कितना कॉमन है, ये कितना कॉमन है आपके हिसाब से? पेरी इम्प्लांटाइटिस का इंसिडेंस ऑलमोस्ट 30 to 32%, जब मैं दूसरों के इम्प्लांट लगे देख रहा हूँ। दैट इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम, दैट वेरी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बैकग्राउंड हैज टू बी देयर फॉर द डेंटिस्ट, क्योंकि जब हम इसे नट्स बोल्ट और स्क्रूज बोलने शुरू हो जाते हैं, तो डेंटिस्ट भी इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कट करके ड्रिल करके एक स्क्रू ही तो डालना है। तभी मैं ये वर्ड स्क्रू पसंद नहीं करता हूँ। ये एक मेडिकल डिवाइस है, इसके इसको डालने के लिए आपका एक्सट्रीम एक्सपर्टाइज होना चाहिए। इट इज नॉट एक्सट्रीम एक्सपर्टाइज होना चाहिए। इसको इसके ऊपर दांत बनाने के लिए भी एक्सट्रीम एक्सपर्टाइज होना चाहिए। अगर आप यूएस या जापान जैसी कंट्रीज में देखते हैं, जर्मनी में, तो वहां पर डालने वाले डेंटिस्ट अलग होते हैं और दांत बनाने वाले डेंटिस्ट अलग होते हैं। तो इमेजिन कि इम्प्लांट लगाना ही नहीं, उसके ऊपर दांत बनाना भी एक अलग एक्सपर्टाइज है। तो So they सर are जब called ये restorative डिजिटल dentists. सर जब ये डिजिटल डेंटिस्ट्री नहीं थी, तब कैसे इम्प्लांट लगाते थे? क्या अपने तुक्के से लगाते थे या कैसे? सर एक्चुअली क्या है कि जो इंडिया में सर्जन्स हैं, उनका हाथ, देखिए आज मेरे पर डिजिटल है, 2002 में नहीं थी। तो आप यही समझे कि शुरू शुरू में आदमी गलती करता है, और फिर उसका हाथ सदने लग जाता है। he then the surgeon would have done so many cases. To be honest, बहुत बारी मेरे को मेरा स्टाफ कहता है कि सर एक सीटी स्कैन कर लेते हैं, पर मुझे बहुत बारी आइडिया होता है कि मैं अगर नहीं भी करता है तब भी मेरे हाथ में इतने एक्सपीरियंस है, उसमें एक ऐसी टेक्टाइल सेंसेशन है कि आई कैन ग्लाइड थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट सर्जरी। बहुत बारी सर्जरी होने के बाद लगता है कि इतनी मुश्किल सर्जरी कर ली, स्कैन तो लिया नहीं। आई थिंक इट्स तो गॉड्स गिफ्ट, डिजिटल गॉड्स गिफ्ट है तो आपको। तो सर हम लोगों ने वो एरा देखा है जहाँ पे डिजिटल नहीं था, जहाँ पे रूट कनाल मैनुअल था, बहुत सारे प्रोसीजर्स मैनुअल होते थे। दांत निकालने के लिए छेनी हथौड़ी से निकाले जाते थे। तो वी हैव ट्रांसेंडेड ओवर टेक्नोलॉजी, बट आई वाज ऑलवेज वेरी वेरी ओपन टू टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी मेक्स मोर सेंस। इट हेल्प्स माय पेशेंट टू हील फास्टर, टू फील गुड अबाउट द प्रोसीजर, एंड फील कॉन्फिडेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर भी कॉन्फिडेंट है, पेशेंट भी कॉन्फिडेंट है कि एक प्रोसीजर अच्छे से हुआ है। दैट्स वेरी ग्रेट सर। हमारे साथ एक दो कॉलर्स ने ज्वाइन करा है। सुभाष जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। सुभाष जी, डेंटल से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं आप? दांतों से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं?
या कोई और कॉलर हमारे, बलजीत जी, इंद्रजीत जी, कुछ कुछ पूछना चाहें, कुछ क्वेरी हो किसी की दांतों से रिलेटेड? एनीवेज, डॉक्टर साहब, एक प्लांट इम्प्लांट्स की आपके हिसाब से लाइफ स्पैन क्या है, क्या ड्यूरेशन है, क्या टाइम होता है? सर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर पेशेंट, हर डॉक्टर, हर स्टूडेंट हमसे जरूर पूछता है। मैं उसका एक जवाब ये देता हूँ कि अ, सबसे पहली बात है, मेरा ओल्डेस्ट इम्प्लांट 18 साल पुराना है। 18 साल पुराने इम्प्लांट मेरे आज भी चल रहे हैं। तो इम्प्लांट की लाइफ दो बातों पे बहुत डिपेंड करती है, कितने अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट्स यूज किए गए हैं और उनका सरफेस कितना क्लीन था। देखिए, इम्प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और उसकी सरफेस को 100% क्लीन करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। उसके ऊपर ऑयल ऑयल के पोल्यूटेंट्स होते हैं, कार्बन जम होता है और छोटे छोटे बहुत सारे इरिटेंट्स होते हैं इम्प्लांट्स के ऊपर। तो जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं वो 5 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम के क्लीनिंग साइकिल से गुजरते हैं। ओके। तो जितने अच्छे इम्प्लांट यूज करेंगे उतने ज्यादा चलते हैं। अभी तक वर्ल्ड में ओल्डेस्ट रनिंग इम्प्लांट 42 ईयर्स ओल्ड। ओ माय गॉड। तो इम्प्लांट ऑलमोस्ट 42 ईयर्स तक चल रहे हैं। पर इम्प्लांट का सक्सेस रेट जैसे हम साल बढ़ाते आते हैं तो कम होता रहता है। तो अगर पहले 10 साल के लिए देख रहे हैं तो सक्सेस रेट 97%। जैसे आपने वो स्टडी को 20 साल के लिए उठा के देखा तो 97% से सीधा सक्सेस रेट 89% आ जाती है। और जब आपने इसे 30 ईयर्स में देखा है तो आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि उसका सक्सेस रेट जो है 30 ईयर्स में 65% हो जाता है। पर आप ये देखें, 30 साल पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था टेक्नोलॉजी में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पुअर थी। तो जो हमने 30 साल पहले इम्प्लांट लगाए हैं वो आज के फेलियर्स में काउंट हो रहे हैं। अब बात समझे, क्योंकि अभी अब जो इम्प्लांट्स लग रहे हैं मेरे हिसाब से वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम के लिए, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इम्प्लांट तो सर, और एक एक राइट अच्छा एज क्या होती है सेंसिबल। इम्प्लांट की? इम्प्लांट के मतलब एक ह्यूमन बीइंग की किस एज में आपको तो इम्प्लांट? सर, टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो एज। यू शुड नॉट बी लेस देन 16। आप 16 साल से कम के नहीं होने चाहिए। पर मेरे हिसाब से जब जब दांत बाहर निकलता है इम्प्लांट को उसी वक्त इमीडिएटली डाल देना चाहिए, क्योंकि इम्प्लांट्स ना कि अपने आप पे एक दांत बनवाता है, वो आसपास के दांतों को भी हेल्दी रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो आपकी बोन को प्रिजर्व करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो आपके बाकी दांतों के ऊपर वजन ना पड़े उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक्चुअली में जब जब दांत निकले इमीडिएटली इंस्टेंटली उसको रिप्लेसमेंट जो है फर्स्ट चॉइस इम्प्लांट की ही होनी चाहिए। एंड आई रियली विश कि किसी टाइप का इंश्योरेंस आए जो इम्प्लांट्स को कवर करे। बिलीव मी, सो द जिस दिन सर यहाँ पर इंश्योरेंस आ गई, अच्छे डॉक्टर्स तो सो ही नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, बिकॉज थैंक यू। मरीज को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉस्ट। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा हमें टाइम दिया। एक लास्ट में जाते जाते, जैसा हमने टॉपिक रखा था एडवांसमेंट्स इन डिजिटल डेंटिस्ट्री, टिप्स में दो एडवांसमेंट्स बता दीजिए जो आपको लगता है अभी लेटेस्ट हुई हैं या हो सकती हैं आने वाले टाइम में, और सर सोसाइटी को मैसेज एक दे दीजिए। सबसे ज्यादा सबसे डिजिटल स्कैनर्स आ गए हैं। हमारी लैब सारी डिजिटली रिवोल्यूशनाइज हो चुकी हैं। तो हमारी लैब के अंदर अब सीएनसी मशीन्स हैं, जो सारे रोबोटिक्स हैं लैब के अंदर। सब मैनुअल लेबर खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। और सीटी स्कैन्स हैं, तो दे आर द एक्स्ट्रा आईज। पर एक आने वाले टाइम के अंदर आप एक ऐसा टाइम मैं इन्विजन कर रहा हूँ जो अगले 15 साल में हमें देखने को मिलेगा कि शायद एक रोबोट ही आपका इम्प्लांट प्लेस करे। तो डॉक्टर की जो माइंड की नॉलेज है वो सिर्फ प्लानिंग में लगेगी। आप मुंह खोलेंगे और एक रोबोटिक हैंड ही मतलब ड्रिल डेंटल में भी करेगा। रोबोटिक सर्जरी आने के चांसेस हैं, आपको लग रहा है ऐसा हो सकता बहुत हाई चांसेस है। मैंने इन पर्सन देखा हुआ है। ये जो तोशी करके एक रोबोट है जो यूएस के अंदर डेवलप किया गया है एंड इट इज फिनोमिनल। मैंने उसकी वर्किंग देखी हुई है। इट्स एक्सपेंसिव, पर आने वाले टाइम के अंदर, बिकॉज you see why technology, why digital is 0 and 1, there is no error, either is 0 or it's 1।
देयर इज नथिंग इन बिटवीन। इन बिटवीन ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे, ह्यूमंस में इन बिटवीन बहुत कुछ होता है। तो 90% सर्जरीज 0 और 1 के बीच के कैलकुलेशंस में कंप्लीट की जा सकती है, और उसमें हम क्यों ना एक्यूरेसी को और बढ़ाएं। जब एक्यूरेसी डाली जा सकती है किसी चीज में, ऐसे हार्ट में हुआ है, ऐसे ही ब्रेन में हुआ है, ऐसे ही कैंसर के ट्रीटमेंट में रोबोटिक्स आए हैं, और ऐसे ही डेंटल में भी रोबोटिक्स बहुत तो जल्द सर देखने को मिलेंगे। सोसाइटी को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, एक हेल्दी हाइजीन के लिए और वैसे जनरल उसके लिए? सर मैं सोसाइटी को तो बड़ा अजीब सा मैसेज दूंगा कि रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपके ब्रश करने से भी ज्यादा जरूरी है सलाद खाना, फ्रूट्स खाना, एक होलसम डाइट खाना, और कम से कम प्रोसेस्ड फूड खाना। ये जो पैकेट से आपको चिप्स, बिस्किट, मठियाँ मिलती हैं, ये सब आपके दांतों के लिए खराब है। और जो जो चीज आप पेड़ से तोड़ के खा सकते हो ना सर, वो सब आपके दांतों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और अच्छे दांत जिनके होते हैं वो अच्छी हेल्थ के मालिक होते हैं, और लंबी लंबी सेहत और लंबी आयु भी पाते हैं। तो चलिए मैं सोसाइटी को यही बोलूंगा कि हमें अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खिलाएं। चलिए, थैंक यू सो मच सर। सो ये थे हमारे बीच डॉक्टर कुबेर सूद, जो कि एक जाने माने डेंटल सर्जन और इम्प्लांटोलॉजिस्ट है। सर ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डेंटल इशू है तो प्लीज़ आप अपने डेंटल से संपर्क करें, आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करें और डेंटल इशू को इग्नोर ना करें। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के अवेयरनेस सेशन हम सर के साथ आगे भी रखते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई मोस्ट वेलकम। पार्टिसिपेंट्स आल्सो फॉर द वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।